बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 14 अगस्त है, पाकिस्तान का यौम आज़ादी, जश्न आज़ादी दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2020। आज 3 बड़ी अहम खबरें आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा, लेकिन थोड़ी सी माज़रत चाहूँगा कि आज का इंट्रो थोड़ा सा लंबा होगा। सबसे पहली खबर यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के सामने पाकिस्तान के सबसे मजबूत मुबैना डकैत माफिया ने घुटने टेक दिए हैं। पावर सेक्टर का माफिया, जिसके सामने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ न ठहर सके, नवाज शरीफ भी न ठहर सके और पीपल्स पार्टी भी कुछ ना कर सकी। इस माफिया के साथ मौजूदा हुकूमत ने मुआहदे किए हैं और इन मुआहदों की बुनियाद पर ख़जाने को सालाना 200 अरब का फ़ायदा पहुँचेगा। ये सिर्फ फैसले नहीं हुए बल्कि मुआहदों पर दस्तखत कर दिए गए हैं, उन पर अमल दरामद का आगाज़ शुरू हो चुका है। दूसरी खबर यह है कि वकला की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया गया है। वकला ने ऐलान जंग कर दिया है और सितंबर के वस्त में सियासी जमातों की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया गया है। तीसरी खबर यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान जो अमन मुआहदा हुआ है, इस मुआहदे को लेकर पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत जो है वो सर जोड़कर बैठ गई है। ये आज की 3 खबरें हैं जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी जो पावर सेक्टर के साथ, प्राइवेट पावर सेक्टर के सेक्टर के साथ आज हुकूमत के जो नए मुआहदों का ऐलान किया गया है, नज़रसानी मुआहदों का ऐलान किया गया है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी एक ट्वीट करके इन नज़रसानी मुआहदों के हवाले से कौम को, अवाम को मुबारकबाद दी है और ये कहा गया है कि इन नज़रसानी मुआहदों की वजह से अवाम पर और ख़जाने पर जो अरबों रुपए का सालाना बोझ पड़ रहा था वो कम होगा, गर्दशी जो कर्ज़े हैं उसका बोझ कम होगा और ख़जाने को जो है वो सालाना 200 अरब का फ़ायदा पहुँचेगा। ये जो नज़रसानी मुआहदे पावर सेक्टर के साथ किए गए हैं, इसकी तफसीलात हमने हासिल की हैं, बल्कि मैं क्यों कहूँ कि मैंने हासिल की हैं, हमारे जो ब्यूरो चीफ साहब हैं सुहेल इकबाल भट्टी साहब, उनसे हमने ये मालूमात हासिल की है। उन्होंने अपने ज़राए से हमें पूछ कर ये बताया है कि नए मुआहदों के तहत ये जो प्राइवेट पावर प्लांट्स थे, जब ये बंद होते थे ख़ास तौर पर विंटर के सीज़न में, लेकिन ये प्लांट्स बंद होने के बावजूद अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जितनी बिजली जनरेट ये कर सकते थे या करते थे, उस हिसाब से हुकूमत से जो है ये पेमेंट जो है वो वसूल करते रहते थे। लेकिन अब नए मुआहदों के तहत अगर ये पावर प्लांट्स बंद होंगे, पाकिस्तान को इन पावर प्लांट से बिजली की ज़रूरत नहीं होगी, मौसम सरमा हो, मौसम गर्मा हो, तो इनको कैपेसिटी पेमेंट जो है वो हुकूमत की जानिब से नहीं की जाएगी। दूसरी जो बात है कि पावर पॉलिसी 2002 के तहत ये होगा नए मुआहदों के तहत कि ये कंपनियां अपने नफ़े में जो है वो कमी करेंगी, जिसका डायरेक्टली फ़ायदा जो है वो आवाम को पहुंचेगा। इससे पहले जो तीसरी बात है ये होता था कि ये कंपनियां जिस रेट पर बिजली हुकूमत पाकिस्तान को देती थी, अगर डॉलर का रेट बढ़ जाता था तो इनकी जो बिजली के पैसे थे वो भी बढ़ जाते थे। इसे कहते थे डॉलर इंडेक्सेशन। तो ये भी ख़त्म कर दी गई है। अब तमाम तर अदायगियाँ जो है वो पाकिस्तानी रुपयों में की जाएंगी। चौथा जो फ़ायदा होगा कि फ्यूल की अगर बचत की जाएगी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, इन निजी कंपनियों को जो फ्यूल फराहम किया जाता है उसकी अगर बिजली की पैदावार में, बिजली बनाने में बचत होगी तो इसका फ़ायदा ये पावर कंपनियां जो है वो सार्फिन को मुंतकिल करेंगी। इससे पहले ये हो रहा था कि जो ये तेल बच जाता था उससे जो फ़ायदा पहुंचना होता था, जो आवाम को देना होता था, ये पावर सेक्टर, ये कंपनियां ये फ़ायदा खुद उठा लेते थे, लेकिन ये जो फ़ायदा था ये सार्फिन को मुंतकिल नहीं किया जाता था। जो आखिरी जो फ़ायदा है, जो नुक्ता है कि इससे नए मुआहदों से बिजली की पैदावार की जो लागत है उसमें भी कमी आएगी और गर्दिशी कर्ज़ों में भी कमी वाक़या होएगी। और अगला वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो टारगेट दिया है कि हमारी अगली जो डेस्टिनेशन है वो ये है कि बिजली की तकसीम कार का जो हमारा निज़ाम है, जिसमें ऐसा बोसीदा किस्म का निज़ाम है, सालों से चलता चला आ रहा है, दहाइयों से चलता चला आ रहा है, जिसकी वजह से लाइन जो है वो लॉसेस होते हैं और हुकूमत को सालाना अरबों रुपए का नुकसान जो है वो लाइन लॉसेस की मद में बर्दाश्त करना पड़ता है। तो अगला जो टारगेट सेट किया गया है रिफॉर्म का, बिजली की तकसीम का जो निज़ाम है उसमें जो है वो इस्लाहात लाई जाएंगी। ये नाज़रीन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस पावर सेक्टर माफिया पर हाथ डाला था, इंक्वायरी करवाई गई थी और उसमें बहुत सारी चीज़ों का इंकशाफ हुआ था कि किस तरह से 2 साल के अंदर इन निजी प्राइवेट सेक्टर ने, कंपनियों ने अपने तमाम रकम जो है वो बिजली फ़रोख्त करने के बाद जो है वो पूरे पावर प्लांट के पैसे नफ़े की मद में वसूल कर लिए। तो उसके बाद जब इस मामले पर थोड़ी सी खामोशी हुई तो इमरान खान साहब को ये कहा गया कि ये भी
पावर सेक्टर के सामने उसी तरह से लेट गए हैं जिस तरह से परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, नवाज शरीफ साहब थे या पीपल्स पार्टी थी। लेकिन अब जाके नताइज मिले हैं कि ये माफिया जब इसे माजी में ख़ास तौर पर परवेज़ मुशर्रफ साहब जब 1999 में वो इक़्तिदार में आए थे, उन्होंने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को उन्हें बाहर निकाल कर खुद जो है वो इक़्तिदार हुकूमत संभाल लिया था। तो इस पावर सेक्टर पर उन्हें हाथ डाला, लेकिन इस पावर सेक्टर ने यह कहा कि अगर आप हमें मजबूर करेंगे बिजली की कीमतों को कम करने पर या फिर हमारे मुआहदे मनसूख करेंगे तो हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में चले जाएंगे। और फिर हुकूमत के लिए ख़तरा पैदा होता था कि अगर ये मुआहदे क्योंकि हमारे इनके साथ हो चुके हैं, दस्तखत हुए हैं, हुकूमत पाकिस्तान दस्तखत कर चुकी है, तो हमें इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन फोरम पर खासे ज़्यादा नुकसान का सामना करने पड़ेगा और इस वजह से हुकूमतें जो है वो खामोश हो जाती थीं। लेकिन इमरान खान साहब ने बड़ा पक्का हाथ डाला। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी ऐसे खुफिया किरदार हैं जो नज़र नहीं आए, उन्होंने भी इस सारे मामले में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान की कौम को उन खुफिया किरदारों का भी जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ये माफिया जो किसी तरह से भी हुकूमत से बात करने के लिए तैयार नहीं होता था, बिजली की कीमतें कम करने के लिए तैयार नहीं होता था, लेकिन अब जो है इन्होंने नए मुआहदे कर लिए हैं जिसका अल्टीमेटली फ़ायदा हुकूमत को होगा, पाकिस्तान को होगा और पाकिस्तान की अवाम को होगा। अब हम दूसरी खबर पर बात करते हैं। कल पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद साकी, उनके साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी मौजूद थे और वकला की दीगर जो पाकिस्तान की तंजीमें हैं, बार काउंसिल्स हैं, उनके सरबराहान भी मौजूद हैं। उनका एक इजलास हुआ। इजलास के बाद एक मीडिया ब्रीफिंग दी गई। मीडिया ब्रीफिंग में एक तो ये बताया गया कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के लेवल पर जो जजेस की अपॉइंटमेंट्स की जाती हैं, जो तकर्रियाँ की जाती हैं, इस पर हमें जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पर हमारी तशवीश है। उन्होंने ये कहा कि हमें बिल्कुल एतमाद नहीं है ये जो जजेस तकर्री का मौजूदा तरीक़ाकार है आर्टिकल 175A के तहत, इसके तहत इस कमीशन को जो कि एक आज़ाद बॉडी होनी चाहिए थी, इसको जजेस का कंसोर्शियम बना दिया गया है। जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं वकला की जानिब से ये कहा गया कि इसमें अपने रिश्तेदारों को कंसीडर किया जाता है, अपने दोस्तों अजीज़ों को कंसीडर किया जाता है और जो जजेस के जो साबिका चैम्बर्स होते हैं उनके वकला को जो है वो हाई कोर्ट्स के जजेस के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए जो है वो कंसीडर किया जाता है। उन्होंने ये कहा कि इस सारे प्रोसेस में वकला बड़े अहम स्टेक होल्डर हैं, लेकिन हमसे किसी किस्म की मुशावरत नहीं की जाती। किसी हद तक वकला की ये बात दुरुस्त दिखाई देती है। हमारी आंखों के सामने ऐसे ऐसे वकला हाई कोर्ट्स के जज बन गए जिनकी कैपेबिलिटी, जिनकी एबिलिटी, जिनकी कॉम्पिटेंस, जिनकी एक्सपर्टीज़ हमारे सामने थी, जिन्हें हम अदालत में आर्गू करते हुए देखते थे, जिन्हें अदालत में आर्गूमेंट्स करते हुए जजेस की जानिब से खासा ज़्यादा है उस सल्म किया जाता था, सर्जनिश की जाती थी। लेकिन हमने देखा कि वो हाई कोर्ट के जज बन गए। लेकिन इस पर ज़्यादा मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन किसी हद तक उनकी ये बात दुरुस्त दिखाई देती है। आगे चल के उन्होंने ये कहा कि ये जो नैब का मामला है, कॉल ऑफ नोटिस के ज़रिए अपोजिशन को ब्लैकमेल किया जाता है और उन्होंने कराची में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो मुख्तलिफ केसेस की समाअत की, सिंध हुकूमत को ये कहा कि नाकाम हो गई है। इस पर भी तशवीश का इजहार किया कि एक जमहूरी सेटअप पर जो है वो इस किस्म की बातें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सितंबर के वस्त में आल पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और इसमें तमाम इन चीज़ों का जायज़ा लिया जाएगा। और ये कहा कि जो हुकूमत करने जा रही है कि FATF के मामले पर एक कानून साजी हो रही है कि वकील भी जो है अपने क्लाइंट की मालूमात देने का पाबंद होगा। उन्होंने कहा कि हम कानून के तहत जो है वो हुकूमत को अपने क्लाइंट के हवाले से किसी किस्म की मालूमात देने के पाबंद नहीं है, लेकिन मीडिया पर जो सेंसरशिप है, जिस तरह से मतीउल जान को अगवा किया गया, ये मामला भी हम सियासी जमातों की जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे उसमें भी टेकअप किया जाएगा। जस्टिस काजी फाइसा के हवाले से भी उन्होंने बात की कि जस्टिस काजी फाइसा के हम साथ खड़े हैं, उन्हें सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो नजरसानी की दरख्वास्त जस्टिस कादी फाइसा वकला तंजीमों, बार काउंसिल, बार एसोसिएशन की जानिब से दायर की गई हैं, उस पर वकला का ये कहना था कि हमें ये लगता है कि ये दरख्वास्तें नजरसानी की 3 साल तक जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होंगी। उन्होंने ये कहा कि वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम का दोबारा से हलफ उठा लेना, वज़ीर कानून बन जाना, इस बात की जानिब इशारा है कि शायद हमारी इस नजरसानी की दरख्वास्तों को इंटरटेन जो है वो नहीं किया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा वकला की जानिब से कि मुख्तसर फैसला आने के बाद, जिसे हम चैलेंज कर चुके हैं नजरसानी दरख्वास्तों के ज़रिए जस्टिस काजी फाइसा के केस में, हमने ये भी देखा है कि पहली मरतबा फैसला आने के बाद जो है वो हुकूमत के जो वकील हैं, वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम, वो अपने तहरीरी आर्गूमेंट जो है वो जमा करा रहे हैं। इससे पहले कभी ऐसी कोई बात जो है वो नहीं देखी गई। ये हमारे लिए जो है वो तशवीशनाक बात है। तो देखें अब सितंबर के वस्त तक जो है वो नई क्या डेवलपमेंट होती है। आर्मी चीफ की तौसीक़ के हवाले से सवाल पूछा गया था कि आप
जो वकला हैं ये सोच रहे थे कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से भी आप सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे, तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा जी हमारे पास कुछ सियासी जमातें आई थी, वो कह रही थी कि आप इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रजू करें। तो हमने उनसे ये कहा था कि आप पहले हमें ये बताएं कि अगर हम दरख्वास्त दायर करेंगे तो किस लेवल पे जाके, किस मरहले पे जाकर आप जो है वो हुकूमत के साथ या जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ आप कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। इस पर हम कोई कुछ नहीं करने वाले। लेकिन ये ज़रूर कहा गया वकला की जानिब से कि जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हम बुलाएंगे उसमें आर्मी चीफ की तौसीक का जो मामला है उसे भी ज़ेर बहस हम लाएंगे कि इस पर सियासी जमातों का अब नया स्टांस क्या है। अब जो तीसरी खबर है नाजरीन कि जो इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात का जो एक पीस पैक्ट हुआ है, इस पर पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री क़यादत ने सर जोड़ लिए हैं। ज़ाहिर सी बात है कि ये एक ऐसा मुआहदा है कि जिस पर दुनिया के तमाम ममालिक, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज़ हों, अरब ममालिक हों, जनूबी एशिया के ममालिक हों, वो बड़े हैरान हुए हैं, बड़े सरप्राइज़ हुए हैं। और इस मुआहदे पर चीन ने भी तनकीद की है, ईरान ने भी तनकीद की है, पाकिस्तान ने अभी अपना मौक़िफ़ नहीं दिया, तुर्की अपना मौक़िफ़ दे चुका है और उसके साथ साथ फ़लस्तीन का मौक़िफ़ सामने आ चुका है। तो इस हवाले से ये जो मुआहदा हुआ है इसके पाकिस्तान पर, जनूबी एशिया पर और पूरी दुनिया पर बड़े गहरे असरात मुरतब होंगे। और आर्मी चीफ जो है वो 16 अगस्त को सऊदी अरब का दौरा करने वाले हैं। तो इस दौरे से पहले पाकिस्तान को अपनी पोजीशन चाहे मीडिया पर ना जो है उसको पब्लिक किया जाए, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि इतना बड़ा एक दौरा है आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब का। इस दौरे से पहले वहाँ पर शाह सलमान से उनकी मुलाकात होनी है, मतवक्के है मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। तो इस मामले पर भी बात होनी है, पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ भी देगा। तो इस हवाले से पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा की जानिब से जो अरब ममालिक में पाकिस्तान के सफारत खाने हैं उनसे रिपोर्ट तलब कर ली गई हैं और जो दुनिया के दीगर अहम ममालिक हैं वहाँ पर जो पाकिस्तान के सफारत खाने हैं उनसे भी रिपोर्ट तलब कर ली गई है। और ज़रा ये बताते हैं कि गालिबन आज भी कोई इजलास बताते हैं कि हुआ होगा, लेकिन कोई वो श्योरली कोई बात नहीं कर रहे। लेकिन ये बता रहे हैं कि आर्मी चीफ के दौरा सऊदी अरब से कबल सिविल और मिलिट्री क़यादत का किसी अहम सतह पर इजलास हो सकता है जिसमें इस पैक्ट पर गौर किया जाएगा कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी, क्योंकि ये मुआहदा होने के बाद पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो बड़ी अहम होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि इस मुआहदे की वजह से जो चाइना है, जो सऊदी अरब है, जो OIC है, इस्लामिक ममालिक की जो ऑर्गेनाइजेशन है कंट्रीज़ की, उस पर भी बड़ा अफेक्ट पड़ेगा। लेकिन नाज़रीन मुझे इस सारे मामले में जो जनूबी एशिया में जो खित्ते में तब्दीलियाँ पैदा हो रही हैं, जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ पैदा हो रहे हैं, जो मशरिक़ वुस्ता में फ़लस्तीन का मामला है, उर्दन का है, मिस्र का है और भी दीगर ममालिक का है, इराक़ का है, और उसके साथ साथ यूरोप में तुर्की और यूनान के दरमियान जो है वो टेंशन चल निकली है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एक बात तो तय है कि अब रीजन के मशरिक़ वुस्ता के और यूरोप के जो हालात हैं उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है, उसे समझने की ज़रूरत है, दूसरे लोगों को भी समझाने की ज़रूरत है। एक छोटी सी बात रहती है, लेकिन अजान शुरू हुई है, अजान के बाद दोबारा मैं आता हूँ। तो नाज़रीन आखिरी बात जो मैं करना चाहता था कि मेरा ये ज़ाती तौर पर एक असेसमेंट है, अंदाज़ा है, जो मेरा अपनी राय है कि सऊदी अरब ने और मुत्तहिदा अरब अमारात ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी खुतबा हिज्जतुल विदा था उसे मुकम्मल तौर पर फरामोश कर दिया है। उस खुतबे में सारी बातें बड़ी अहम थी, लेकिन एक और बात जो आज के हालात पर जो है वो सादिक आती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई बर्तरी हासिल नहीं, अजमी को अरबी पर कोई बर्तरी हासिल नहीं, गोरा हो या काला तमाम बराबर हैं, किसी को किसी पर कोई बर्तरी हासिल नहीं। लेकिन सऊदी अरब ने ईरान के साथ जो किया, पाकिस्तान के साथ हालिया दिनों में जो किया, भारत के कहने पर, अमेरिका के कहने पर, तुर्की की वजह से, मौजूदा रीजन की सिक्योरिटी के हालात की वजह से, और अब जो मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ मुआहदा किया है कि वो मुकम्मल तौर पर जाकर अमेरिका की गोद में बैठ गया है और जितने खित्ते के दीगर मुस्लिम ममालिक हैं उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया है। लगता यह है कि ये, और हम खुद जब मैं 2 मरतबा उम्रे पर गया हूँ, मैंने देखा है कि ये वहाँ पर आने वाली आवाम को बिल्कुल अपनी खातर में नहीं लाते, उन्हें कुछ नहीं समझते। और ये अरब सऊदी अरब से हो, मुत्तहिदा अरब अमारात से हो, ये कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा अफजल हैं, हम सबसे ज़्यादा बरतर हैं, हम सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये इनकी सोच आज भी मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि आने वाले वक्तों की भी सोच रखते थे, उन्हें पता था कि ये अरब जो है वो आगे चल के बहुत ज़्यादा मगरूर हो जाएंगे, अल्लाह ताला इन्हें बहुत ज़्यादा तरक्की भी देगा, इनके ममालिक से जो है वो पेट्रोल जैसी जो है वो एक बड़ी चीज़ भी निकलेगी जिससे ये पैसा कमाएंगे, इनकी इकॉनमी चलेगी, इनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी। तो इसलिए ये मैसेज बड़ा दिया गया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से कि भूल नहीं जाना कि किसी मुसलमान को अरबी हो, अजमी हो, किसी पर कोई बर्तरी हासिल नहीं। लेकिन आज भी मुझे लगता है कि इन दोनों ममालिक के जो अरब हैं, जो खुतबा हिज्जतुल विदा था उससे एक रोज़ के पहले की पोजीशन पर खड़े हैं
और ये मुकम्मल तौर पर भुला चुके हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से अपने आखिरी खुतबे में क्या पैगाम दिया गया था। लेकिन बहरहाल हालात बड़े तेज़ी के साथ जनूबी एशिया में भी तब्दील हो रहे हैं, यूरोप में भी देख रहे हैं कि जैसे मैंने पहले बताया कि तुर्की और यूनान के दरमियान टेंशन चल निकली है, और फ़लस्तीन मिडिल ईस्ट में जो मशरिक़ वस्ता में वहाँ पर भी हालात जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ अब अपना नया रुख अख्तियार करेंगे। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान को भी अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करना होगी, और चाइना जिसे पहली मर्तबा अमेरिका को एक बहुत बड़े टक्कर का जो है वो मुल्क मिला है, इससे पहले वो छोटे छोटे ममालिक जो है वो ममालिक को खा जाता था, उस पर चढ़ाई कर देता था। तो आने वाले दिनों में बहुत सारी तब्दीलियाँ आपको इंटरनेशनल सतह पर डिप्लोमेटिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन बहरहाल आज की वीडियो में इतना ही था। अगली वीडियो में किसी नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो एक मरतबा फिर तमाम मेरे नाजरीन को मेरी तरफ से दिली जश्न मुबारक, यौम आज़ादी मुबारक। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।